तो लगातार महाकुंभ पर महाकवरेज न्यूज 18 की लगातार जारी है। महाकुंभ में बाबाओं का हठयोग देखते ही बनता है। देश विदेश से अजब गजब बाबा संगम नगरी पहुंचे हैं। मकर संक्रांति पर एक बाबा कांटे की शैया पर लेटे नजर आए। उनके आसपास उनके भक्तों का मेला लगा हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये बाबा किस तरह से कांटों की शैया पे लेटे हुए हैं, सबके लिए जिज्ञासा का केंद्र बने हुए हैं। ये बाबा दिन रात इसी तरह कांटों की सेज पर लेटे रहते हैं। हाथ में डमरू रहता है और डमरू बजाते हैं। आसपास लोग इन्हें देखने के लिए इकट्ठा होते हैं और हैरान होते हैं कि आखिर किस तरह एक सन्यासी एक कांटों भरी शैया पर इतनी देर तक लेट सकता है। कुछ लोग उनकी फोटो भी खींचते हैं, वीडियो अपने साथ बनाकर ले जाते हैं, लेकिन दरअसल ये हठयोग से जुड़ी हुई तस्वीर है। महाकुंभ में ऐसे बहुत से हठयोगी मिलते हैं जो हठ मार्ग पर आगे बढ़ते हैं अपने ईश्वर से जुड़ने के लिए। और ऐसे ही एक ये हठयोगी बाबा प्रयागराज से तस्वीर, जहां कांटों की शैया बिछाकर उस पर लेटे हैं और कांटों की ही चादर ओढ़ी भी है। हाथ में डमरू और निरंतर ये डमरू बजता रहता है। अभय मुद्रा में एक हाथ और आसपास लोगों की भीड़ अचंभित होकर उन्हें देखती रहती है। उसको पूजा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ। गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु से आशीर्वाद दिया हमको। कब से कांटों पे लेट रहे हैं आप? ये आज 40-42 साल हो चुका है। हर साल लगाता हूँ। कहाँ जाते हैं आप? हाँ, कहाँ जाते हैं आप? जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, नासिक जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं। अभी जो कांटों पे लेट कर आप एक तरह से साधना करते हैं, इसका लाभ क्या होता है? लाभ होता है शरीर का। मैं अपने शरीर के लिए करता हूँ लाभ। मरीज जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं, शरीर सही होता है। हम साधु हैं, तपस्या करता हूँ। मेरा कर्तव्य है तपस्या करना। महाकुंभ में देश के कोने कोने से भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहां पहुंचने वाले भक्तों के मार्ग की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 1000 से ज्यादा स्वच्छता कर्मी 24 घंटे सफाई के काम में लगे हुए हैं। स्वच्छता की सेवा का सिद्धांत लिए पूरे मन से काम करने में जुटे स्वच्छता कर्मियों से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। महाकुंभ में देश के कोने कोने से भक्त पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ इसमें जो इंतजाम है उसमें सफाई एक सबसे बड़ा मुद्दा। आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी किस तरह राउंड द क्लॉक सफाई कर रहे हैं और ये रेत पे जो शीट्स है उसको किस तरह साफ कर रहे हैं। हर एक घंटे के इंटरवल पे एक सेक्टर में पूरा राउंड लगाते हैं। ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जो इनके हेल्पिंग हैंड्स हैं, यहाँ सफाई कर रहे हैं। और जो भक्त आ रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। साफ सफाई हो रही है कि नहीं? हाँ, अच्छे संतुष्ट हैं आप? हाँ, अच्छे दर्शन हुए कि नहीं? हाँ, दर्शन हुई। सर साफ सफाई एकदम पूरा क्लीन है। पूरा क्लीन है, एकदम साफ सुथरा है। हाँ, मोदी ये योगी महाराज की जय। अच्छा, देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा किए गए काम के लिए ये भले ही दूसरे प्रदेश से हैं और अलग अलग देश के कोने से आ रहे, जो भी यहाँ आ रहा है, जहाँ एक और आस्था की डुबकी लगा रहा है, तो वहीं इस सफाई से भी वो संतुष्ट दिख रहा है। विजुअलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18, कुंभ, प्रयागराज। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स सनातन धर्म से काफी प्रभावित थे। कुंभ को लेकर उनका लिखा गया एक पत्र काफी चर्चा में है। वो पत्र 4 करोड़ 34 लाख में नीलाम हुआ है। एप्पल को फाउंडर स्टीव जॉब की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी महाकुंभ में शामिल हुई है और साध्वी की तरह जीवन बिता रही है। इसी बीच कुंभ को लेकर स्टीव जॉब का लिखा एक पत्र 4.32 करोड़ में नीलाम हुआ है। ये पत्र जॉब्स ने अपने मित्र टिम ब्राउन को लिखा था और खास बात यह है कि इन्होंने उसमें कुंभ का जिक्र भी किया था। इस लेटर में जॉब्स ने कुंभ में भाग लेने की इच्छा जताई थी। इस पत्र के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि लॉरेन पावेल जॉब्स अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए महाकुंभ आई है। ये पत्र स्टीव जॉब ने अपने हाथों से लिखा है। स्टीव जॉब का नीलाम किया जाने वाला ये पहला व्यक्तिगत पत्र है जिसकी कीमत 4.32 करोड़ रुपए है। जॉब्स ने अपने 19वें जन्मदिन
23 फरवरी को अपने बचपन के दोस्त टिम ब्राउन को चिट्ठी लिखी थी। ये पत्र स्टीव एप्पल की स्थापना से ठीक 2 साल पहले स्टीव जॉब ने लिखा था। पत्र में जॉब ने लिखा, मैं कुंभ मेले के लिए भारत जाना चाहता हूँ, जो अप्रैल में शुरू होता है। मैं मार्च में किसी समय जाऊंगा, हालांकि इसको लेकर निश्चित नहीं हूँ। जॉब्स हिंदू धर्म से प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपने पत्र के अंत में शांति स्टीव जॉब लिखा है। स्टीव जॉब की पत्नी लॉरेन पवेल भी हिंदू धर्म से प्रभावित है। स्टीव जॉब की पत्नी लॉरेन पवेल जॉब्स को उनके गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने हिंदू नाम कमला दिया है। वो अब आपकी बेटी हो गई है, कैसे? देखो, शिष्य और शिष्या पुत्रवत होते हैं। हमारे देश की एक परंपरा है, जब हम किसी को दीक्षित करते हैं तो पिता और पुत्र का संबंध हो जाता है, पिता और पुत्री का संबंध होता है। ये बात मैं तुम्हारे माध्यम से सारे संसार को बताना चाहता हूँ और लोगों को जानना चाहिए कि गुरु और शिष्य का जो ब्लड रिलेशन संबंध है वो खून का संबंध हो जाता है। तो मुझे लगता है ये परंपरा अनादिकाल से है, ये आज की परंपरा नहीं है, अनादिकाल से है। और उस परंपरा के गत वो मेरी शिष्या हुई और मेरी बेटी हुई, और वो सनातन धर्म को जानना चाहती है, मानना चाहती है, समझना चाहती है। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की धर्मपत्नी है, उनकी खुद की पहचान है, बहुत बड़ी शख्सियत है, समाज सेविका हैं, वो कैसे जुड़ी हैं आपसे? देखो, आज संसार में हर व्यक्ति की कनेक्टिविटी, हर व्यक्ति का संबंध किसी न किसी माध्यम से हो जाता है, यदि वो चाहते तो। एक दूसरा, कुछ पूर्व का भी संबंध रहता है, पूर्व जन्म का भी संबंध रहता है। वो 40वें सदस्य टीम के साथ प्रयागराज पहुंची हैं। वो ध्यान, क्रिया, योग और प्राणायाम सहित कई आध्यात्मिक प्रथाओं में भाग ले रही है। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के दौरान पारंपरिक खेल जलीकट्टू का आयोजन हो रहा है। इसे देखने के लिए हजारों की भीड़ दूर दूर से पहुंची है। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के दौरान पारंपरिक खेल जलीकट्टू का जगह जगह आयोजन हो रहा है, जिसमें हजारों की भीड़ पहुंचती है। इसे देखने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं। पोंगल उत्सव के दौरान 3 दिन 14 से 16 जनवरी तक जलीकट्टी का आयोजन हो रहा है। मदुरई में हर साल की तरह इस बार भी जलीकट्टू देखने को मिलेगा। इस खेल में एक बैल को भीड़ के बीच छोड़ा जाता है और खेल में भाग लेने वाले प्रतिभागी उसे अपनी पीठ पर मौजूद कुपड़ पर बैठक कर रोकने की कोशिश करते हैं। बैल को काबू करने वाले शख्स और सबसे ताकतवर बैल को पुरस्कार दिए जाते हैं। जलीकट्टू खेल का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन अब इस खेल में थोड़ा बदलाव भी आया है। इंसानों और बैलों के बीच होने वाले इस मुकाबले में बैलों के नुकीले सींगों पर सिक्कों की एक छोटी सी थैली बांधी जाती है। हालांकि अब बैलों को काबू करने वाले को ही विजेता घोषित किया जाता है। ये देखने में जितना रोमांचक लगता है, उससे कहीं ज्यादा इसमें खतरा होता है। हर साल इस खतरनाक खेल में कई लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचते हैं। जलीकट्टू पर पहले कोर्ट बैन भी लगा चुका था, लेकिन साल 2017 में तमिलनाडु सरकार ने अध्यादेश लाकर इसे कानूनी मान्यता दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक वजह से सड़कों पर हादसे देखे गए, वहीं शीतलहर से ठंड में भी इजाफा हो रहा। मुजफ्फरनगर में कोहरे की वजह से हादसा हो गया। हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में कई ड्राइवर्स भी घायल हो गए। घटना नेशनल हाईवे 58 की है। ट्रैफिक जाम जैसे हालात हो गए। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। गाड़ियों को हटाने का काम शुरू किया गया। सड़कों पर सुबह से ही घने कोहरे की चादर बिछी हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी। सहारनपुर में कोहरे की वजह से रोडवेज बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 6 यात्री घायल हुए हैं। बाद में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में 40 यात्री सवार थे। रोडवेज बस सहारनपुर से रामपुर की ओर जा रही थी। हादसा दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर चुनौती फाटक के पास हुआ। नोएडा में घने कोहरे की वजह से 2 वॉल्वो बस आपस में टकरा गई। हादसे में बस सवार 12 यात्री घायल हो गए। घटना सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के नोएडा एक्सप्रेसवे की है।
दोनों बस आगे पीछे चल रही थी और विजिबिलिटी कम होने की वजह से टक्कर हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को हाईवे से हटवाया। एक बस गोरखपुर और दूसरी ग्वालियर से आ रही थी। गोरखपुर से आ रहे थे हम दिल्ली के लिए। ये दुर्घटना कैसे हुई आपकी? दुर्घटना, आगे कार आई, फिर उसके पीछे एक बस रुकी, फिर उसके पिछले वाले बस में हम लोग थे। अच्छा। पिछले वाले पी रखा था दारू वो। अच्छा। इस वजह से लड़ गया, नहीं तो समझ जाती गाड़ी। हरदोई में लखनऊ हरदोई हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। घने कोहरे की वजह से करीब 10 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। हादसे में लग्जरी कार सड़क पर ही पलटकर पूरी तरह से डैमेज हो गई। कार में सवार लोग घायल हो गए। एक लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। जहां एक तरफ कोहरा सड़कों पर मुसीबत बना हुआ है, तो वहीं मैदानी इलाके भी सुबह से ही कोहरे की चादर में लिपटे थे। दिल्ली एनसीआर में कोहरा और स्मॉग ही दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। जो विजिबिलिटी है वो करीब 50 के आसपास है। तापमान में भी गिरावट देखी गई है। आज गलन भी महसूस हो रही, ठिठुरन भी है और साथ ही हवा जो है वो लेकिन कहीं ना कहीं हल्की चल रही है, लिहाजा थोड़ा आराम लोगों को मिल रहा है। लेकिन विजिबिलिटी और कोहरा जबरदस्त है। AQI की बात करें तो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 के आसपास दर्ज किया गया है, वहीं ग्रेटर नोएडा का 230। तो जाहिर तौर पे कोहरे पहली बार देखा जा रहा है और विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, लिहाजा लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि जो तय स्पीड है, जो तय लिमिट है, उसी के मुताबिक चले। फिलहाल स्थिति देखेंगे आज भयावह है, जहां एक तरफ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 5 डिग्री और अधिकतम 11 डिग्री के आसपास बताया जा रहा है। बात महोबा की करें तो यहाँ शीतलहर की वजह से ठंड बढ़ गई है। कोहरे ने महोबा को आगोश में ले रखा है। ठिठुरन बढ़ने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचते नजर आ रहे हैं। कल तक तो थोड़ी धूप निकली थी, बट कल रात को अचानक कोहरा गिरा है, तो मतलब थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन तो है। अभी क्या स्थिति है? अभी तो बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड है। 2-1 दिन पहले बारिश हुई थी और उसी का है नतीजा ये जो ठंड पड़ रही है, तो का जगह जगह सब लोग आग जलाई बैठे। कोहरे की वजह से जहां राहगीरों को दिक्कत हो रही है, तो वहीं ट्रेन यातायात भी बाधित हो रहा है। कोहरे की वजह से ट्रेन भी लेट हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान के दौसा में देहरादून के एक परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। चारों मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए गए थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आखिर मौत की असली वजह क्या है? देहरादून का रहने वाला एक परिवार दौसा में मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए पिछले हफ्ते गया था, जिसमें पति पत्नी और उनके बेटा बेटी भी थे। वो दौसा की एक धर्मशाला के कमरा नंबर 119 में रुके थे। उन्हें देहरादून वापस लौटना था, लेकिन इससे पहले कि वो राजस्थान से निकलते उनकी मौत की खबर आ गई। चारों का शव धर्मशाला के इसी कमरे में मिला। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में धर्मशाला के रूम नंबर 119 में 4 शव मिलने के मामले में अभी तक ये पता नहीं लग सका है कि चारों की मौत कैसे हुई है। यह धर्मशाला है रामाकृष्णा धर्मशाला। यहाँ पर 12 जनवरी को 10:30 बजे एक ही परिवार के 4 लोग आए थे। देहरादून के रायपुर से आए थे। नितिन कुमार के नाम से एक रूम बुक हुआ था। नितिन सहित उसकी पिता, माँ और बहन शामिल थी। कब ये आए थे यहाँ पर और कब जाने थे? करीब सुबह 10 बजे हमारे पास आए थे कमरा देखने के लिए। नितिन भैया कमरा दिखा दिया, जिसके बाद में ये 10 साढ़े 10 के समथिंग कमरे अंदर चले गए। कल क्या हुआ? कल कैसे पता चला? कल शाम को हम सफाई के लिए गए थे ऊपर और बाकी कमरे खाली हुए थे। उसके चक्कर में हम गए थे, भाई इनकी सफाई करनी है। तो कमरे झाड़ू काट रहा था, जब साइड में थोड़ा सा दिख रहा था तो लेडी का चेहरा दिखाई दिया मुझे। मैं सोच रहा मैं गए नहीं, आज 15 तारीख इनको जाना था। तो मैंने थोड़ा सा और गेट खोला तो चारों ऐसे दिखाई दिए। मैंने नीचे आके बोला, नीचे आने वो फिर हम चौकी में गए। चौकी में बोल गया। ये डेड बॉडी कहाँ पड़ी हुई थी? क्या सभी बिस्तर पे थी? क्या थी? 2 तो नीचे थी, 3 नीचे थी, एक बेड पे था। एक बाथरूम के बाहर था नीचे वाला। वो देखा नहीं मैंने, क्योंकि गेट पूरा खुलता तो दिखाई देता मुझे। मैंने थोड़ा सा गेट खोला, बस ये मेरा हाथ घुस जाए इतना गेट खोला था। अब ये खुदकुशी है या कोई साजिश, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। मृतकों की पहचान सुरेंद्र उपाध्याय, उनकी पत्नी कमलेश, बेटा नितिन और बेटी नीलम के तौर पर हुई है। वो रायपुर के चक्तुनवाला में रहते थे।
उनकी मौत से पड़ोसी भी हैरान हैं। आज वो नहाना था बुध को। अच्छा, आज वापस आना था। हाँ। तो लास्ट बातचीत कब हुई थी आपकी उनसे? उस दिन गए में। अच्छा, जिस दिन गए थे। हाँ। गए किस तारीख को थे? मेरे ख्याल का 10 तारीख में गए दिखे थे। 10 तारीख। हाँ। अच्छा, क्या करते हैं आपके, क्या करते थे? बस ये लड़का तो यहाँ एडियोस फैक्ट्री में नौकर था इनका, और इनका पिता गाड़ी चला कर था। वहीं राजस्थान पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दून पुलिस को भी खबर दी गई, जिससे वहां भी छानबीन शुरू हो गई। लेकिन कल जो जानकारी मिली है कि इन चारों की जो रुके हुए थे, तो उसमें संदिग्ध अवस्था में इनकी जो है डेड बॉडी मिली है। तो वहाँ की लोकल के पुलिस के द्वारा उसके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई वो की जा रही है, और हमारे द्वारा कल रात इनके परिजनों को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया गया था। राजस्थान पुलिस से भी इनका टाइप करवा दिया गया था, तो इनके परिजन वहाँ के लिए रवाना हो गए हैं। कहा जा रहा है कि मंगलवार मकर संक्रांति के दिन सुबह सभी ने बालाजी महाराज के दर्शन कर लिए थे, जिसके बाद वो धर्मशाला में लौट आए थे। अब पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का सच बाहर आ सकेगा। दौसा से आशीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी रोपवे का काम तेजी से चल रहा है। रोपवे के 3 स्टेशन का काम पूरा हो चुका है। तारों को सेट किया गया है। अगले 5 से 6 महीने तक काम पूरा चलेगा। पूरे रोपवे स्टेशन के शुरू होने में करीब 6 महीने का वक्त है। वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से चल रहा है और इसे अप्रैल-मई 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लोग 16 मिनट में 4 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेंगे। और रोपवे के 3 स्टेशन का काम पूरा है। लगभग और उन्हीं पे तार खींचा जा रहा है। अभी 2 स्टेशन हैं, उनका कार्य अभी चलेगा। आने वाले 5-6 महीने ये काम अभी चलने हैं। अभी टेस्ट ट्रायल जो है 3 स्टेशन का, ये आने वाले 1-1.5 महीने में प्रारंभ होगा। लेकिन स्टेशन और पूरा रोपवे के स्टेशन सारे के सारे चालू होने में करीब 6 महीने का समय है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।